फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद नावल अमर बेल, जिसकी राइटर हैं हुमैरा अहमद। उसकी ये 12वीं एपिसोड है और मैंने जैसे कि आप लोगों को 10वीं एपिसोड में बताया था कि मैं इस नावल को मतलब कहीं और शिफ्ट करने का इरादा रखती हूँ, तो फिर मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मैं इस एपिसोड के मतलब जो मैं ये अपलोड कर रही हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दूँ। 1-2 दिन में मैं वो बना लूँगी चैनल, दैन आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे जस्ट ये है कि आप लोगों को मैं पूरा नावल सुना सकूँ, ये ना हो कि दरमियान में मुझे किसी की वजह से छोड़ना पड़े ये नावल। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ना चाह रही हूँ। चलो ठीक है, मैंने एक स्टार्ट कर लिया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग अमर बेल कह रही हूँ, कौन सा नावल मैंने स्टार्ट किया था यार, अज़ाज़ील नावल सुनना चाहते हैं तो उनको भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस चैनल पर। मतलब हाँ, टेलीग्राम का चैनल ही होगा, तो उस चैनल पर जो नाम होगा चैनल का वो नावल्स फॉरएवर ही होगा। ठीक है, फॉरएवर चैनल्स क्या नाम रखूँ यार मैं उसका, चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं। वैसे नावल्स फॉरएवर ही बेस्ट है क्योंकि आप लोग सभी इस नाम से वाकिफ़ हो और वो मेरा पहला चैनल का नेम है। उसके बाद फिर बाकी जितने भी नावल हैं वो तो इसकी ब्रांचेज़ हैं, देन जो मेन चैनल है वो तो नावल्स फॉरएवर ही है। तो आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अलीज़ा कुछ देर बिस्तर में लेटी रही। दरवाजे के बाहर अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। फिर उसे दूर एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। क्या उमर वाकई जॉर्डन को लेकर जा रहा है? वो शशदर थी। तेज़ी से उठकर उसने दरवाज़ा खोला और लाउंज में आई। वहाँ नानो के अलावा अब कोई नहीं था। नानो, उमर कहाँ गया? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो जॉर्डन के साथ चला गया, नानो ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। क्यों? वो तकरीबन चिल्लाई। नानो ने हैरानी से उसे देखा। तुम खुद ही तो ये चाहती थी। मैं कब ये चाहती थी? वो मायूसी से उनके पास सोफे पर बैठ गई। तुमने उमर से ये नहीं कहा कि तुम्हें जॉर्डन का आना बुरा लगा है? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। उमर ने खुद मुझसे यही कहा था कि तुम्हें जॉर्डन का आना अच्छा नहीं लगा। अलीज़ा की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर यहाँ बैठना चाहिए था जॉर्डन, और तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए था जॉर्डन, और उमर को कंपनी देनी चाहिए थी। नानू, मुझे नींद आ रही थी बस मैं इसलिए। मगर आपने उमर को रोका क्यों नहीं? आपको रोकना चाहिए था। वो अब रूहान सी हो रही थी। मैंने रोका था, मगर जब उसने तुम्हारी नापसंदीदगी का बताया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकी। अलीज़ा कुछ भी कहे बगैर सोफे पर लेट गई और उसने नानू की गोद में चेहरा छुपा लिया। उसकी उदासी और शर्मिंदगी एकदम बहुत बढ़ गई थी। नानू ने अखबार रख दिया। वो शाम को दोबारा आएगा, तुम मुझसे एक्सक्यूज़ कर लेना, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नानू ने उसका सर थपकते हुए कहा। अलीज़ा ने बेख्तियार सर उठाकर उन्हें देखा। वो वापस स्पेन नहीं गया? नहीं भाई, स्पेन कैसे जा सकता है? वो तो दोबारा फ़्लाइट वगैरह देखकर सीट बुक करवाएगा, तभी जा सकेगा। अभी तो ड्राइवर उसे और जॉर्डन को किसी होटल छोड़ने गया है। अलीज़ा ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आएगा तो मैं उससे एक्सक्यूज़ कर लूँगी और फिर उससे कहूँगी कि वो जॉर्डन को यहाँ ले आए, ठीक है ना नानू? अलीज़ा ने नानू से अपनी बात पर राय ली। हाँ ठीक है, तुम्हारे बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो रहा था। कह रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने उससे कहा इस ऑपरेशन की वजह से है। फिर ये जो तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नानू उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, मगर अलीज़ा का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। नानू, आपको जॉर्डन कैसी लगी है? उसने कुछ देर सोचते रहने के बाद नानू से कहा। जॉर्डन बहुत अच्छी है वो। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। वो कह रही थी कि वो पिछले 10 साल से उमर की फ्रेंड है, मगर उमर ने पहले कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। नानू ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। हाँ, उसने पहले कभी जिक्र नहीं किया, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर बात तो वो नहीं बता सकता। वैसे भी वो किस किस के बारे में बताया? उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, मगर उसको जॉर्डन के बारे में बताना चाहिए था। बाकी फ्रेंड्स का भी तो नाम लेता रहता है। अलीज़ा ने इसरार किया। वो आएगा तो उससे पूछ लेना कि उसने जॉर्डन का जिक्र क्यों नहीं किया। नानू ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। आपको पता है वो जॉर्डन को साथ लेकर स्पेन गया हुआ था? हाँ, नानू ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अलीज़ा खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। उसने फ़ोन पर यह भी नहीं बताया, बस यही कहा कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ स्पेन में है। उसको बताना चाहिए था ना? अलीज़ा ने एक बार फिर उनकी हमायत चाही। मैं कह रही हूँ ना कि वो आएगा तो तुम उससे ये सब कुछ पूछ लेना। तुम मुझे ये बताओ कि चिकन कॉर्न सूप बनवाऊँ तुम्हारे लिए?
नानू ने एक बार फिर बात का मौजू बदल दिया। पता नहीं, जो मर्ज़ी करें। अलीज़ा ने उनकी बात में दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, बनवा लेती हूँ, मगर तुम पी ज़रूर लेना, ये ना हो कि परसों की तरह फिर रख छोड़ो। अलीज़ा ने कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर किसी सोच में मसरूफ़ थी। नानू, जॉर्डत उमर की बेस्ट फ्रेंड है ना? नानू ने गहरा सांस लिया। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो दोनों के बारे में? फ़र्ज़ करो अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? नानू ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए नरम आवाज़ में उसे कहा। मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा उसकी दोस्त है। उसकी बहुत हल्की आवाज़ में कहा गया जुमला उन तक पहुंच गया। वो 10 साल से उसके साथ है, दोनों स्कूल में इकट्ठे रहे, बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में गए, फिर हम उमर भी हैं। जाहिर है उमर की उसके साथ ज़्यादा अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। उनकी वजाहत अलीज़ा को बुरी लगी। मेरे साथ उनकी एफिलिएशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम्हारे साथ उसका ताल्लुक़ और तरह का है। तुम उसकी कज़न हो, जाहिर है तुम्हें वो इस तरह से ट्रीट करता है। मगर वो मुझे भी अपना दोस्त कहता है। उसने कहा था मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अलीज़ा ने बेताबी से कहा। तुम्हारी और उसकी दोस्ती को अभी बहुत थोड़ा वक्त हुआ है। इसका मतलब है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। उसने बर्क रफ्तारी से नतीजा अख्ज़ किया। मैंने ये कब कहा? परवाह करता है तो तुम्हारे लिए स्पेन से वापस आ गया है, मगर जॉर्डत के साथ उसकी दोस्ती ज़्यादा गहरी और शायद दोस्ती नहीं है। दोस्ती नहीं है तो फिर क्या है? अलीज़ा ने कुछ उलझते हुए पूछा। मेरा ख्याल है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हो सकता है बहुत जल्द शादी कर लें। नानू ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। अलीज़ा कुछ और कह नहीं सकी। उमर शाम को वहाँ आया था, मगर इस बार वो अकेला था। जॉर्डत उसके साथ नहीं थी। अलीज़ा पहले ही लाउंज में बैठी उसकी मुंतज़िर थी। उसने अलीज़ा को देखते ही बड़ी शगुफ्तगी से हाथ उठाते हुए कहा, देख लो अलीज़ा, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अलीज़ा खामोश रही। वो अलीज़ा के पास सोफ़े पर आकर बैठकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक बैग उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ, देख लो। वो अब क्रिस्टी को उसकी गोद से ले रहा था। अलीज़ा ने बैग की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप चले जाएं। उसकी बात के जवाब में उसने संजीदगी से कहा। उमर ने क्रिस्टी को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे देखा और इत्मीनान से कहा, हाँ कहा तो नहीं था, मगर तुम्हें जॉर्डत का आना अच्छा नहीं लगा था? वो अब क्रिस्टी के सर पर हाथ फेरा था। नहीं, ऐसा नहीं था, अलीज़ा ने झूठ बोला। उमर उसे देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर क्रिस्टी के सर पर हाथ फेरने लगा। वो उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो अलीज़ा ने एक बार फिर उसे मतवज्जे किया। मैंने आपसे कुछ कहा है अलीज़ा। योर फेस हैज़ अ टेल टेल क्वालिटी। तुम्हारा चेहरा सब कहानी कह देता है। वो उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था, ये सब कुछ बता देता है, तुम्हारी पसंदीदगी नापसंदीदगी, तुम कुछ भी छुपा नहीं सकती। तुम्हारी राय, तुम्हारे एहसासात, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर आ जाते। मैं क्या कोई भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है? जैसे इस वक्त तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ तक मेरी सुबह की रीडिंग की बात है तो वो भी गलत नहीं थी। सिर्फ मैं ही नहीं, जॉर्डत ने भी यही महसूस किया था कि तुम उसके आने पर खुश नहीं हो। इसलिए फिर हमने यही तय किया कि होटल चले जाएँ। क्रिस्टी अब उमर की शर्ट के साथ अपना सर रगड़ रही थी। अलीज़ा एकदम नाराज़ हो गई। जॉर्डत ने आपसे मेरे बारे में कोई गलत बात कही होगी। वो जानबूझकर चाहती है कि आप मेरे बारे में बुरा सोचें। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं की और ना ही वो चाहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूं। उसने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा, अलीज़ा इज़ अ प्रिटी गर्ल, आई लाइक हर। अलीज़ा चंद लम्हों तक कुछ भी कह नहीं सकी। लेकिन उन्होंने आपसे ये क्यों कहा कि मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगा? वो आप को ये कहती कि वो मुझे पसंद करती हैं, मगर मेरे बारे में कहती हैं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। शी इज़ वेरी क्लेफ्टी। वो बहुत चालाक है। उमर ने उसे देखा। इस बार वाज़ेह तौर पर उसके चेहरे पर नापसंदीदगी थी। जॉर्डी मेरी दोस्त है और मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि मेरे दोस्तों के बारे में कोई फजूल तबसरा करे। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर वो रूहान सी हो गई। उसने एक झटके से क्रिस्टी को उमर की गोद से खींच दिया। उमर ने चंद लम्हों के अंदर उसकी आंखों को मोटे मोटे आंसुओं से भरते देखा और फिर वो पाँव पटकते हुए कुछ कहे बगैर लाउंज से चली गई। उमर उसके पीछे नहीं आया। वो खामोशी से लाउंज की खिड़कियों से उसे लॉन में जाता देखता रहा। वो आधा घंटा लॉन में बैठकर रोती रही। फिर मुलाजिम उसे चाय के लिए बुलाने आया। मुझे नहीं पीनी, उसने साफ इनकार कर दिया। वो जानती थी मुलाजिम अंदर जाकर उसका जवाब ऐसे ही पहुंचा देगा और उसे तवक्को थी कि उमर या नानू में से कोई खुद उसे लेने आएगा या फिर मुलाजिम को दोबारा भेजा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मुलाजिम दोबारा आया, ना ही उमर या नानू में से कोई उसे बुलाने आया।
वो और दिल गिरफ्ता हुई। उसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थम गए। शाम कुछ और ढली और लॉन में तारीकी उतरने लगी, मगर वो वहीं बैठी रही। भला आखिर उसने उमर को पोर्टिको में निकलते देखा। वो बेख्तियार खुश थी। उसका ख्याल था कि वो उसे मनाने के लिए आया था, मगर ऐसा नहीं था। उमर लॉन की तरफ देखे बगैर पोर्टिको में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा को जैसे करंट लगा, क्या वो वापस जा रहा है? मगर उसने तो रात का खाना भी नहीं खाया। वो बेचैन हो गई। उसे तवक्को थी कि वो रात के खाने तक रुकेगा, मगर क्रिस्टी लॉन में फिर रही थी। उमर को लॉन से बाहर निकलते देखकर वो भागती हुई उसकी तरफ गई। उमर ने गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था जब वो उसके करीब पहुंच गई और उसकी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। अलीज़ा ने उमर को रुकते देखा। उसने झुककर क्रिस्टी की गोद में उठा लिया। फिर अलीज़ा ने उसे पलटते देखा। वो अब लॉन की तरफ देख रहा था। फिर अलीज़ा ने उसे अपनी जानिब आते देखा। उसके करीब आने पर अलीज़ा ने अपनी नाराज़गी को बलाए ताक रखते हुए पूछा, आप जा रहे हैं? हाँ। उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिस्टी को उसने दोनों बाजू से पकड़ा हुआ था। खाने के लिए नहीं रुकेंगे? अलीज़ा ने उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए मायूसी से कहा। नहीं। अलीज़ा ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ा दिया। उसका ख्याल था कि वो उससे हाथ मिलाना चाहता था, मगर ऐसा नहीं था। उमर ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा। उठ जाओ अलीज़ा, वह नरम आवाज़ में कह रहा था। अलीज़ा उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। नाराज़गी ख़त्म हो गई तुम्हारी? वो अब उससे पूछ रहा था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप नाराज़ हैं। वॉकआउट तो तुम कर गई थी। आप भी तो कर रहे हैं। वो इस बार उसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, मगर यह एहतजाजन नहीं है। और जहाँ तक तुमसे खफकी का ताल्लुक़ है तो मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। फिर आप खाना खाए बगैर क्यों जा रहे हैं? अलीज़ा ने फ़ौरन कहा। क्योंकि मुझे जॉर्डी के साथ खाना खाना है। वो उसका चेहरा देख कर रह गई। वो अब क्रिस्टी को उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अलीज़ा ने बेदिली के आलम में क्रिस्टी को पकड़ लिया। आपके लिए जॉर्डत बहुत अहम है, मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। उमर ने उसकी बात के जवाब में बिला तामुल कहा, मगर जॉर्डत जितनी नहीं। उसकी आवाज़ में मायूसी थी। अगर तुम मेरे लिए कम अहम होती तो मैं तुम्हारे कहने पर यूँ फ़ौरन ना आ जाता। अपना मवाजना किसी दूसरे से मत करो। मेरे लिए जो तुम हो वो तुम हो। वो खुश नहीं हुई। और जॉर्डत है, जो जॉर्डत है वो जॉर्डत है। हाँ, उमर ने एक बार फिर बिला तामुल कहा। एक दूसरे के साथ चलते हुए वो लॉन से बाहर आने लगे। आप और वो दोनों यहाँ आ जाए, होटल में ना रहें? अलीज़ा ने उसे कहा। नहीं, अब नहीं, उमर ने कतई लहजे में कहा। क्यों? जो लोग मुझसे वाबस्ता हों, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझे इज़्ज़त देनी है, मुझसे पहले उन लोगों को देनी होगी जो मुझसे मुंसलिक है। मुझे जॉर्डत के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा, और एक बार वापस ले जाने के बाद मैं उसे दोबारा रहने के लिए तो यहाँ नहीं लाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जॉर्डत की इंसल्ट होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने उनकी इंसल्ट नहीं की, उसने कमज़ोर लहजे में कहा। हाँ, मगर तुमने ये जाहिर ज़रूर किया कि तुम उसे नापसंद करती हो। मैं उनसे एक्सक्यूज़ कर लूँगी। अलीज़ा चलते चलते रुक गई। और मैं ये भी कभी नहीं चाहूँगा। मैं तुमको डिग्रेड कभी नहीं कर सकता। मुझे इसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस होगी। उसके लहजे में साफ कोई थी। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, आप जॉर्डत से मोहब्बत करते हैं? वो खामोशी से उसे देखता रहा। इसलिए उसे नापसंद कर रही हो तुम? उसके बाद के जवाब में उसने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। अलीज़ा ने क्रिस्टी को ज़मीन पर उतार दिया। वो जानती थी उमर को उसके जवाब की ज़रूरत नहीं। उसका हर जवाब बकौल उमर उसके चेहरे पर तहरीर होता था, और उमर को यकीनन वह जवाब मिल गया था। वो आपको बहुत अच्छी लगती है? उसने अखड़े हुए लहजे में पूछा। हाँ, उमर ने बिना तामुल कहा। फिर आप उससे शादी कर लें? मुझे तो सड़क पर चलने वाली और खूबसूरत लड़की अच्छी लगती है। क्या सबसे शादी कर लूँ? मैं जॉर्डत की बात कर रही हूँ। उमर ने गहरा सांस लिया। तुमको और जॉर्डी को कुछ देर इकट्ठे बैठना चाहिए। उसके साथ वक्त गुजारोगी तो इतना नापसंद नहीं करोगी उसे। और अगर सिर्फ इसलिए उसे नापसंद कर रही हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो फिर तुमको ये जान लेना चाहिए कि मैं हमेशा उसे पसंद करता रहूँगा। मैं अपने दोस्त और दुश्मन कभी नहीं बदलता। मेरी दोस्त थी, दोस्त है और हमेशा रहेगी। उमर ने किसी लगी लिपटी के बगैर कहा। अलीज़ा ने पहली दफ़ा उसको इस मूड में देखा था। पिछले कई माह से वो मुसलसल उसके नाज उठाता रहा था। आज पहली दफ़ा वो अलीज़ा की नापसंदीदगी की परवाह किए बगैर एक दूसरी तरजीह के बारे में बात कर रहा था। इससे पहले यही होता था कि उमर हर चीज़ में उसकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखता था। वो खाने की कोई डिश हो या फिर ख़रीदी जाने वाली कोई चीज़, कोई पिकनिक पॉइंट हो या फिर किसी चीज़ के बारे में राय, उमर बड़ी आसानी से उसकी बात मान लिया करता था। शायद लाशऊरी तौर पर अलीज़ा ने सोचा था कि वो जॉर्डत के लिए नापसंदीदगी का इजहार करेगी तो उमर भी ऐसा ही करेगा, मगर पहली बार ये नहीं हुआ था। हम लोग कल 2-4 जगहों पर जा रहे हैं, तुम चलोगी? वो उसे कह रहा था। यकीनन वो जॉर्डत को शहर की सैर करवाना चाहता था।
नहीं। उमर ने एक गहरा सांस लेकर उसे देखा। वो बहुत रंजीदा नज़र आ रही थी। मुझे देर हो गई है, उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। आप कल आएंगे? अलीज़ा उसके पीछे आई। वो ठटक गया। तुम चाहती हो मैं आऊँ? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मगर आप तो जॉर्डन के साथ सैर के लिए जा रहे हैं, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ मैं कब आऊँ? कल रात डिनर पर। ठीक है, वो फ़ौरन मान गया। बस या कुछ और? नहीं बस। उमर को एकदम कुछ याद आ गया। अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसने अलीज़ा के लिए कहा, ज़रा अपना हाथ बढ़ाओ। अलीज़ा ने कुछ मुतजस्सिस होकर हाथ आगे कर दिया। उमर ने उसकी कलाई में कोई चीज़ पहनाई। अलीज़ा ने देखा वो एक खूबसूरत फ्रेंडशिप बैंड था। बार्सिलोना में एक सुवेनियर शॉप से लिया था, उमर ने बताया। बैंड के साथ लटकने वाली चेन के साथ एक मलोरबल फाइटर की थी। अमाइगो। अलीज़ा ने बैंड पर कुंदा लफ्ज़ पढ़ा। उसने सर उठाकर उमर को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। वो वाकई मसरूर थी। वो एक बार फिर गाड़ी की तरफ जाने लगा जहाँ ड्राइवर उसका मुंतज़िर था। अलीज़ा इस पर खासी खुशी के आलम में उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। अगली सुबह वो जब बेदार होकर नाश्ता के लिए लाउंज में आई तो उसने नानू और नाना को खासी परेशानी के आलम में लाउंज में बैठे देखा। नाना फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, मगर उनके लहजे के तासुरात, चेहरे के तासुरात। नानू उसे देखकर अलीज़ा के पास आ गई जो अभी खड़ी थी। क्या हुआ नानू? नाना परेशान है, क्या बात कर रहे हैं? अलीज़ा ने पूछा। जहांगीर की बड़ी बेटी की डेथ हो गई है अमेरिका में। रात 2 बजे उसका फ़ोन आया था। अलीज़ा ने बेख्तियार सांस रोका। निम्रा की? हाँ, नानू ने सर हिलाया। कैसे? उसको क्या हुआ? नींद में अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से नीचे गिर गई। नानू की आंखों में आंसू आने लगे। माय गॉड, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तुम सो रही थी, फ़ायदा क्या था? मैं और तुम्हारे नाना तो सारी रात नहीं सो पाए। उमर को पता है? अलीज़ा के ज़हन में पहला ख्याल उमर ही का आया। हाँ, उसको भी जहांगीर ने फ़ोन कर दिया था। मगर नानू, समरीन आंटी तो इस्लामाबाद नहीं आ गई थी। अलीज़ा को याद आया, समरीन इस्लामाबाद में ही है, मगर वलीद और निम्रा वहीं थे। अब क्या होगा? आप अमेरिका जाएंगी? नहीं, जहांगीर डेड बॉडी पाकिस्तान ला रहे हैं। अभी कुछ इंतज़ामात हैं जो वो करने में मसरूफ़ है, मगर वो कह रहा था कल या परसों तक वो उसे यहाँ ले आएगा। नानू ने आंसू पूछते हुए कहा। यहाँ हमारे घर लेकर आएंगे? हाँ, तुम्हारे नाना सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं इसी सिलसिले में। जहांगीर को अभी कुछ घंटों के बाद दोबारा फ़ोन करेंगे। उससे फ़्लाइट के बारे में कंफर्म करना है ताकि न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया जा सके। आपने समरीन आंटी से बात की? वो अमेरिका चली गई हैं, अभी तो पहुंची ही नहीं होंगी। वहाँ पहुंच जाए फिर उससे बात करूँगी। और उमर, वो वापस जा रहा है? नहीं, जहांगीर ने उसे यहीं ठहरने के लिए कहा है। मैंने एनेक्सी खुलवाई है, मुलाजमों से कहा है कि वो वहाँ से की सफाई करें। ऊपर वाले पोर्शन को भी साफ़ करना है। तुम एनेक्सी को देख लेना, काफ़ी लोग आएंगे। तुम्हारे सारे अंकल्स अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। हो सकता है उन्हें ठहरना भी पड़े क्योंकि फ़्लाइट का कोई पता नहीं। तुम नाश्ता कर लो। नानू को हदायत देते हुए अचानक ख्याल आया, अलीज़ा की भूख ख़त्म हो चुकी थी। मैं कर लूँगी, उसने नानू को टाला। वो वापस नाना के पास चली गई। वो जिस वक्त उमर के साथ घर पहुंची, आधी रात गुजर चुकी थी। नानू गेट के चक्कर लगाते हुए उसका इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी के पोर्च में रुकते ही वो बर्क रफ्तारी से अलीज़ा के पास आ गई। अलीज़ा बामुश्किल अपनी आंखें खोल पा रही थी। स्कून आवर इंजेक्शन अब मुकम्मल तौर पर असर कर रहा था। गाड़ी से पाँव बाहर रखते हुए वो लड़खड़ाई तो नानू ने उसे पकड़ लिया। उसके सूजे हुए नीले गाल को देखकर उनकी आंखें डुबडुबा गई। तुम ठीक हो? उन्होंने अलीज़ा से पूछा। हाँ नानू, मैं ठीक हूँ। वो बात करते हुए दिक्कत महसूस कर रही थी। इसको क्या हो रहा है? नानू कुछ घबरा गई। उमर तब तक ड्राइविंग सीट छोड़कर पीछे आ चुका था। कुछ नहीं ग्रैनी, इंजेक्शन दिया इसलिए नींद आ रही है इसे, अलीज़ा ने उसे कहते सुना। और फिर शायद उसने नानू को हाथ हटाकर खुद उसका बाजू पकड़ा था। अलीज़ा बामुश्किल कदम उठा पा रही थी। तुम तो कह रहे थे कि इसे कुछ नहीं हुआ, मगर इसको तो चोटें लगी हैं। नानू ने उसके चेहरे और हाथ पर बंधी हुई बैंडेज को देखते हुए गलोगीर आवाज़ में कहा, ये मामूली चोटें हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वो अब लाउंज में दाखिल हो गया। अलीज़ा, कौन थे वो लड़के? क्यों तुम दोनों के पीछे पड़ गए थे? नानू अब एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। ग्रैनी, अभी इससे कुछ ना पूछिए, अभी इसे सोने दे। अलीज़ा के कुछ कहने से पहले ही उमर ने नानू से कहा। वो लाउंज में रुका नहीं, इसलिए वो और नानू सीधा उसके कमरे में चले गए। अलीज़ा ने बेड पर लेटते ही आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म को अजीब सा सुकून मिला था। किसी ने उसे एक चादर ओढ़ाई थी। उमर शायद नानू से कुछ कह रहा था। अलीज़ा अब उसके अल्फाज को समझ नहीं पा रही थी। चंद लम्हों बाद उसने अपने इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी पाई।
आखिरी एहसास में कमरे में होने वाली तारीकी का था। फिर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन वो जिस वक्त उठी उस वक्त 2 बज रहे थे। कुछ देर तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वो इतनी देर तक सोई रही है। फिर उसे पिछली रात के तमाम वाक़यात याद आने लगे। उसने उन्हें ज़हन से झटकने की कोशिश की। उसका जिस्म और ज़हन उस वक्त बिल्कुल हल्के फुल्के थे और वो एक बार फिर टेंस होना नहीं चाहती थी। वार्डरोब से कपड़े निकालकर उसने शावर लिया और फिर अपने कमरे से निकल आई। लाउंज में आते ही उसने उमर और नानो को वहाँ बैठे देखा। उमर उसे देखकर मुस्कुराया। वो भी जवाबन मुस्कुराई। नानो उसके पास आकर उसका चेहरा देखने लगी। अभी भी सूजन ख़त्म नहीं हुई? उन्होंने तशवीश से कहा। नहीं, पहले से कम है, मगर दर्द कुछ ज़्यादा हो रहा है। रात को तो चोट का इतना पता नहीं चला, अलीज़ा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। 1-2 दिन में दर्द ख़त्म हो जाएगा, अलबत्ता निशान काफ़ी दिनों तक रहेगा, उमर ने उससे कहा। रैनी, खाना लगवा दें इसके लिए? आप लोग खाना खाएंगे? नहीं, हम लोग खाना खा चुके हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे वापस जाना है, मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाह रहा था, उमर ने कहा। नानो किचन में जा चुकी थी। कैसा महसूस कर रही हो तुम? मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ख़तरनाक था, मगर मैं ठीक हूँ। वो उसे देखता रहा। तुम पहले से काफ़ी बदल गई हो, कुछ देर बाद उसने कहा। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मच मोर मेच्योर एंड कंपोज्ड। अच्छी बात है। पता नहीं, शायद अभी चंद हफ्ते तुम घर पर ही रहना, और आइंदा अगर रात को बाहर जाओ तो हमेशा अपने पास कोई रिवॉल्वर रखो। मैं दोबारा कभी रात को बाहर ही नहीं जाऊंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगी तुम बाहर? किसी हादसे का मतलब ये नहीं होता कि घर में खुद को बंद कर लिया जाए। जो हुआ गुजर गया। अब्बास ने 2-3 बार फ़ोन किया, तुम सो रही थी इसलिए मैंने बात नहीं करवाई। उससे बात कर लेना एक बार। और अयाज़ अंकल ने भी फ़ोन किया है, उनको भी कॉल कर लेना। अयाज़ अंकल को? क्यों, क्या उनको सब कुछ पता चल गया है? वो कुछ मुतफक्किर हुई। हाँ, उनसे मेरी रात को बात हुई थी। अब्बास ने उनको फ़ोन किया था। वो बस तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, उमर ने कहा। आप कल यहाँ कैसे? उमर ने उसकी बात काटी। मैं इत्तफाकन आया था, अब्बास के पास था जब ग्रैनी ने उसको फ़ोन किया। फिर मैं रात यहीं रुक गया, बस अभी निकल जाऊँगा, उमर ने तफसील से बताया। उन लड़कों का क्या हुआ? केस फाइल हो गया? अलीज़ा को वो चारों याद आए। हाँ, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, शाम हो जाएगी मुझे वापस पहुँचते पहुँचते, उमर ने अपनी रेस्ट वॉच देखते हुए कहा और खड़ा हो गया। मैं वापस जाकर एक बार फिर तुम्हें फ़ोन करूँगा। और अलीज़ा, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अलीज़ा ने गहरा सांस लेकर सर हिला दिया। वो उसे खुदाफिज कहकर बाहर निकल गया। अलीज़ा फ़ोन का रिसीवर उठाकर अब्बास को कॉल मिलाने लगी। हाँ अलीज़ा, कैसी हो तुम? अब्बास ने राब्ता होते ही कहा। मैं ठीक हूँ। मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, तुम सो रही थी, अभी दोबारा कॉल करने ही वाला था मैं, अब्बास ने कहा। पापा से बात हुई है तुम्हारी? अंकल अयाज से? नहीं, अभी मैं उनको कॉल करूँगी। उमर ने बताया था कि उन्होंने सुबह कॉल की थी, अलीज़ा ने कहा। तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप में है, 1-2 दिन तक मैं भिजवा दूँगा। शाम को मैं आऊँगा ग्रैनी की तरफ। उमर अभी वहीं है या चला गया? वो अभी गए हैं। अब्बास भाई, FIR में मेरा नाम भी आएगा? अलीज़ा को कुछ देर पहले ख्याल आया। नहीं, तुम्हारा नाम क्यों आएगा? नहीं तो केस कैसे फाइल होगा? तुम इसको छोड़ दो, ये बताओ चेहरे पर लगी हुई चोट ठीक हुई है कुछ? अब्बास ने बात का मौजू बदल दिया। हाँ, गुड। शाम को मैं तुम्हें एक बार फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारे हाथ की बैंडेज चेंज कर देगा। ग्रैनी को कहो कि अच्छा सा खाना तुम्हें खिलाएं। इसके बाद तुम आराम से कोई अच्छी सी फिल्म देखो या फिर किसी दोस्त को बुलवा लो, गपशप लगवाओ एंड जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अभी कुछ हफ्ते घर से नहीं निकलना। घर पे मैंने गार्ड लगवा दी है। अभी कुछ हफ्ते अगर कहीं जाना भी है तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना है। इसके बाद वो पज़ल हो गई। क्यों? बस वैसे ही, एहतियात अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर शाम को आता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद हो गया। वो उलझी हुई रिसीवर हाथ में लिए उसे देखती रही। नानो खाना लगवा चुकी थी। अलीज़ा ने खाना खाया। नानो ने उसे रात के वाक़यात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। शायद उमर उन्हें मना कर चुका था। वो सिर्फ उसे अकेले वापस आने पर डांटती रही। अलीज़ा खामोशी से उनकी डांट सुनती रही। वो अभी खाना खा रही थी जब अयाज़ अंकल का फ़ोन आया। वो कुछ नर्वस हो गई जब नानो ने फ़ोन पर बात करने के बाद उसे बुलवाया। हेलो अलीज़ा बेटा, हाउ आर यू? अयाज़ हैदर ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। फ़ाइन, मेरी आवाज़ से बात हुई थी रात को। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो गया है। और तुम्हारी चोटें कैसी हैं? बहुत मामूली चोटें हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अलीज़ा ने कहा। वो कुछ देर उसी तरह उससे इधर उधर की बातें करते रहे।
अच्छा बेटा, मैं आज रात या कल लाहौर आऊँगा, बाकी बातें फिर होगी। और अभी कुछ हफ्ते बाहर नहीं जाना, घर पर रहना और कोई फ़ोन कॉल खुद रिसीव नहीं करनी, मम्मी को करने दो। इसके बाद तुम रिसीव करना और अपने मैगज़ीन फ़ोन करके रिज़ाइन कर दो। वो हैरानी से उनकी हदायत सुनती रही। रिसीवर रखने के बाद उसने कुछ उलझी हुई नज़रों से नानू को देखा। शैला कुछ देर तक आएगी, वो भी सुबह से फ़ोन कर रही है। मैंने उससे कहा था कि वो सहर पैर को आ जाए। नानू ने उसके चेहरे के तासुरात को नज़रअंदाज करते हुए उसे देखा। अच्छा। वो सोफ़े पर बैठकर उन तीनों की हदायत के बारे में सोचती रही। वो अभी लाउंज में ही थी जब आध घंटे के बाद इंटरकॉम की बेल सुनाई दी। खानसमा ने इंटरकॉम पर बात की और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शैला अंदर दाखिल हुई। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ अलीज़ा को गले लगाया। फिर वो उसके साथ बेडरूम में आ गई। रात के वाक़यात के बारे में वो दोनों दोबारा बातें करती रही। तुम्हारे घर के बाहर अब पुलिस कब तक रहेगी? शैला ने अचानक उससे पूछा। घर के बाहर? गेट पर एक दो लोग होंगे, मगर क्या घर के बाहर भी पुलिस है? हाँ, पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। मेरी गाड़ी उन्होंने अंदर आने नहीं दी। खानसमा से तस्दीक करवाने के बाद मुझे अंदर आने दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझसे भी सब कह रहे हैं कि मैं चंद हफ्ते तक बाहर ना जाऊँ, फ़ोन भी रिसीव ना करूँ। और अयाज़ अंकल ने कहा है कि मैं मैगज़ीन की जॉब से रिज़ाइन कर दूँ। शैला ने कंधे उचकाए। शायद एहतियात के तौर पर सब कर रहे होंगे। खैर, मैं कल फिर आऊँगी। मम्मी भी आना चाह रही थी, मगर मैंने आज उन्हें रोक दिया। कल उन्हें लाऊंगी, शैला ने उठते हुए कहा। वो तो इतनी खौफज़दा हैं कि आज उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भिजवाया है, शैला उसे बताती रही। अलीज़ा दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। शाम हो चुकी थी और अब उसे अब्बास का इंतज़ार था, लेकिन वो नहीं आया। उसने फ़ोन पर अपने ना आने की इत्तला देते हुए कहा, अलीज़ा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए अभी नहीं आ सकूँगा। कोई बात नहीं, मेरी बैंडेज अभी बिल्कुल ठीक है, अलीज़ा ने कहा। इससे पहले कि वो उसे कुछ और कहती, उसने रिसीवर में दूर से उमर की आवाज़ सुनी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं खुद चला जाऊँ? वो चौंक गई। अच्छा अलीज़ा, मुझे कुछ काम है, खुदा हाफिज़। अब्बास ने खासी उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। उमर वहाँ कैसे है? वो तो वापस अपने शहर चला गया था। वो कुछ और उलझ गई। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। वो एक किताब पढ़ती रही, मगर उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। जब देर तक वो सो नहीं पाई तो उसने नींद की एक गोली ले ली। अगली सुबह वो 9 बजे के करीब बेदार हुई। नाश्ते की मेज़ पर नानू ने उसका इस्तकबाल किया। अलीज़ा को खिलाफ़ मामूल मेज़ पर कोई भी न्यूज़पेपर नज़र नहीं आया। नानू, न्यूज़पेपर कहाँ है? अलीज़ा ने अपने लिए चाय का कप तैयार करते हुए पूछा। यहीं थे, नानू ने कहा। तुम नाश्ता करो, बाद में देख लेना। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। नानू उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ शैला थी। नानू ने अलीज़ा को बुलाया। तुमने आज के अखबार देखे? शैला ने उसकी लाइन पर आते ही कहा। नहीं, क्यों? तुम फ़ौरन देखो, फ्रंट पेज। अलीज़ा ने रिसीवर रख दिया। नानू, न्यूज़पेपर दिखाइए मुझे। कहाँ है? वो नानू के पास आ गई। तुम नाश्ता? अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। प्लीज़ दिखाइए, आप छुपा क्यों रही हैं? मेरे बेडरूम में है, नानू ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो उनका चेहरा देखती उनके बेडरूम में चली गई। उसने एक उर्दू अखबार उठाया और उसका फ्रंट पेज खोलकर उस पर नज़र दौड़ाने लगी। शैला उसे क्या बताना चाहती थी, उसे देर नहीं लगी। फ्रंट पेज के बाएं कोने में एक 4 कालमी बॉक्स के ऊपर 4 तस्वीरों के नीचे एक पुलिस मुकाबले की हेडलाइन लगी हुई थी और उसके नीचे इस पुलिस मुकाबले के बारे में कुछ मज़ीद खबरें थी। अलीज़ा के हाथ कांपने लगे। ब्लैक एंड वाइट, खून में लथपथ 4 चेहरों की वो तस्वीरें। शायद वो इस खबर के बगैर कभी ना पहचान पाती। मॉडल टाउन में डकैती के बाद फरार होने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। वो नानू के बेड पर बैठ के उसके पैर बेजान हो रहे थे। लाहौर, इतवार की रात मॉडल टाउन डी ब्लॉक में डकैती की एक नाकाम वारदात के बाद फरार की कोशिश करने वाले 4 डाकुओं को पुलिस ने ताक़ुब के बाद एक सख्त मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। मुलजमान की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 मुलजमान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात को राना मुजफ्फर अली खान के घर 4 डाकुओं ने डाका डालने की कोशिश की। चौकीदार को रस्सियों से बांधने के बाद उन डाकुओं ने निचली मंजिल में मौजूद घर के तमाम अफराद को गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद कर दिया, मगर उसी दौरान साहिब खाना के एक बेटे ने, जो दूसरी मंजिल पर था, मोबाइल पर पुलिस को इत्तला दे दी, जिस पर एसपी अब्बास हैदर की फौरी हदायत पर इंस्पेक्टर अख्तर की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने मौका वारदात पर पहुंचने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनने पर मुलजमान ने पुलिस की गाड़ी पर 7mm के ज़रिए ज़बरदस्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह ज़ख्मी हो गए,
जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस पार्टी की तरफ से दफा में फायरिंग करने की कोशिश में 4 मुलजमान शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 हॉस्पिटल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहक हुए। 4 मुलजमान तलीम याफ्ता और बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें से एक हाई कोर्ट के एक जज का बेटा बताया जाता है, जबकि एक और मुलजिम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहम ओहदेदार का बेटा था। एसपी अब्बास हैदर ने पुलिस ऑपरेशन में शामिल तमाम पुलिस वालों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें नकद इनामात और महकमाना तरक्की देने का ऐलान किया है। मुलजमान की कार से भारी तादाद में खुदकार असलहा बरामद किया गया है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली थी। पुलिस के ज़राए के मुताबिक मुलजमान पहले भी इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में मुलविस रहे, मगर हर बार फरार होने में कामयाब हो जाते। इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में वारदात पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स मुलजमान के फिंगरप्रिंट से मिल गए हैं। पुलिस ने गाड़ी से बरामद होने वाला तमाम मसरूका माल अपनी तहवील में ले लिया है, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया जाएगा। उस हेडलाइन के नीचे इस खबर की तफसीलात के बाद एक और 2 कालमी हेडलाइन थी। पुलिस ने मेरे बेगुनाह बेटे को घर से उठाकर मार डाला। जस्टिस नियाज़ ने पुलिस मुकाबले में अपने बेटे के मारे जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने अपने एक बयान में एसपी अब्बास हैदर को अपने मासूम बेटे और उसके दोस्तों का कातिल करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस पुलिस मुकाबला की इंक्वायरी करवाएं और एसपी अब्बास हैदर को मुअत्तिल किया जाए। जस्टिस नियाज़ के बयान के मुताबिक इतवार को उनका बेटा घर पर अपने बेडरूम में सो रहा था, जब सादा कपड़ों में मलबूस कुछ पुलिस वाले उनके घर में घुस आए। उन्होंने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनके बेटे को गन पॉइंट पर बाहर ले गए। अहले खाना के शोर मचाने पर कॉलोनी के चंद दूसरे चौकीदार उनके घर आए और उन्होंने उनके घर पर मौजूद दोनों गार्ड्स को रस्सियों से आज़ाद किया और फिर अहले खाना को भी दरवाज़ा खोलकर आज़ादी दिलवाई। जस्टिस नियाज़ के मुताबिक उन्होंने उसी वक्त लाहौर के एसएसपी इम्तनान सदीकी को फ़ोन के ज़रिए अपने बेटे के अगवा की इतला दी, जिस पर उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उसे बहुत जल्द बरामद कर लिया जाएगा। मगर चंद घंटों के बाद उन्हें एक पुलिस मुकाबले में उनके बेटे की मौत की इतला दी गई। जब एसएसपी इम्तनान सदीकी से इस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि जस्टिस नियाज़ के फ़ोन करने से पहले ही उनका बेटा एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था, मगर अभी उसकी शनाख्त होना बाकी थी, इसलिए उन्होंने जस्टिस नियाज़ को इत्तला नहीं दी। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों को ये भी बताया कि जस्टिस नियाज़ के घर पर तैनात गार्ड्स के बयानात के मुताबिक मकतूल जलाल इस वक्त तक अभी घर पर नहीं आया था और ना ही उन्होंने उन लोगों को जलाल को ले जाते देखा। जस्टिस नियाज़ के घर पहुंचने वाले गार्ड्स का ये बयान था कि अगरचे जस्टिस नियाज़ के घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन जिस कमरे में वो सब थे उस कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था और ना ही घर में किसी को ज़बरदस्ती ले जाने के आसार नज़र आ रहे थे। ताहम एसएसपी ने यकीन दिलाया कि वो जस्टिस नियाज़ की शिकायत पर मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे। जस्टिस नियाज़ के अलावा तीनों मुलजमान के लवाहिकीन ने पुलिस पर यही इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटों को ज़बरदस्ती घर से उठाकर जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, लेकिन जिस इलाके में डकैती की कोशिश की गई थी उस इलाके के लोगों और घर के अफराद ने पुलिस के बयानात की तस्दीक करते हुए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा है। घर के मालिक और दूसरे अफराद खाना ने उन 4 मुलजमान को शनाख्त कर लिया है। एक और यक आलमी खबर 4 मुलजमान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में थी, जिसमें डॉक्टर जो मौत का वक्त बताया था वो उस वक्त से पहले था जब जस्टिस नियाज़ ने एसएसपी इम्तनान सदीकी को फ़ोन किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान के जिस्म पर तशद्दुद के जो निशानात थे और उनकी मौत बहुत दूर से चलाई जाने वाली राइफल्स की गोलियों से हुई थी। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जस्टिस नियाज़ की शिकायत पर इस वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वो अखबार हाथ में लिए बहुत देर तक बेसो हरकत वहीं बैठी रही। अभी इन 4 का क्या करेंगे? उसे उस रात उमर से पूछा जाने वाला अपना सवाल याद आया। कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन ले जाएगा, FIR काटेगा और फिर बंद कर देगा। इसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, सज़ा वगैरह हो जाएगी। वो बेयकीनी से उस रात उन दोनों की गुफ्तगू के बारे में सोचती रही। तुम अलीज़ा को घर ले जाओ, अलीज़ा तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। उससे अब्बास की बातें याद आई। मैंने क्यों ये नहीं जाना कि वो दोनों नहीं सिर्फ अब्बास उन 4 को इस वक्त मारने के लिए इकट्ठा कर रहा था, वरना वो मुझे फौरी शनाख्त के लिए साथ लिए ना फिरता। अगले दिन का इंतज़ार करता। पुलिस मुकाबला। उसका चेहरा पसीने में भीगने लगा।
वो उन चारों के खून में लथड़े हुए चेहरों पर दोबारा नज़र डालने की जुर्रत न कर सकी। गम, गुस्से और बेयकीनी का एक आतिश विशा जैसे उसके अंदर उबल पड़ा था। इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता, और इस तरह अब्बास को कोई खौफ नहीं आया। उसने मुझे और उमर दोनों को अंधेरे में रखा। उसका दिमाग जैसे फटने लगा था। अखबार लिए वो गुस्से के आलम में बाहर लाउंज में आई। उसने शैला से बात करने की बजाय लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब्बास का नंबर मिलाने लगी। साहब मीटिंग में गए हुए हैं। दूसरी तरफ से उसे इत्तला दी गई। उसने फ़ोन पटक दिया। नानू ने उसके हाथ में पकड़े हुए अखबार और उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अब्बास से बात क्यों करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अलीज़ा को मुखातिब किया। क्या हुआ अलीज़ा? अब्बास से क्या बात करनी है? अलीज़ा ने वो अखबार टेबल पर पटक दिया। ही इज़ अ मर्डरर। आप देखिए नानू, उसने किस तरह उन चारों को कत्ल करवाया है, 4 लोगों को। मेरे खुदा, मेरे सामने उसने उनमें से 2 को उनके घरों से उठवाया था और वो चारों पुलिस कस्टडी में जिंदा थे, और वो कहता पुलिस मुकाबले में मर गए। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। नानू उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय सिर्फ खामोशी से उसे देखती रही। वो अब दोनों हाथों से अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी होती। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी नुमाया थी। मुरीद बाबा, पानी लेकर आइए, नानू ने बुलंद आवाज़ में खानसमा को पुकारा। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है नानू। अलीज़ा ने एकदम सर उठाकर उन्हें देखा। उसका चेहरा अब भी सुर्ख था। वो उठकर खड़ी हो गई। ना अंकल अयाज के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत थी, ना उनके बेटों के नज़दीक। वो बेचैनी से लाउंज में टहल रही थी। आपको शहबाज मुनीर याद है ना? अंकल अयाज ने उसे भी इसी तरह ख़त्म करवा दिया था। उमर ठीक कहता था, वो बिल्कुल ठीक कहता था। उसका इश्तियाल अब बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि वो आपने क्यों अब्बास को मदद के लिए बुलवाया। वो एकदम चिल्लाई। तो और किसको बुलाती फौरी तौर पर, और कौन आ सकता था? नानू ने कुछ रूखे अंदाज में कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। वो एक बार फिर कमरे के चक्कर काटने लगी। इस तरह कमरे में फिरने से क्या होगा? नानू ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। तुम आराम से बैठ जाओ। नानू, मैं आराम से कैसे बैठ जाऊं? 4 इंसानों का खून अपने सर लेकर मैं आराम से कैसे बैठ जाऊं? अब कैसी बातें करती हैं? तुमने उन 4 इंसानों को कत्ल नहीं किया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कत्ल नहीं किया, मगर वो मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। वो तुम्हारी वजह से कत्ल नहीं हुए, अपनी हरकतों की वजह से हुए। ना वो इस तरह की हरकत करते, ना यूँ मारे जाते। नानू ने संजीदगी से कहा। वो चलते चलते रुक गई। नानू, ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। अब्बास ने जो किया ठीक किया। वो बेयकीनी से उनका चेहरा देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा नानू कि मैं ये सब कुछ आपके मुंह से सुन रही हूँ। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये घर के मर्दों के हैंडल करने के मामलात हैं, और उन्होंने जिस तरह बेहतर समझा इस मामले को हैंडल किया। नानू ने सपाट लहजे में कहा। और मर्दों की इस हैंडलिंग ने 4 इंसानों की ज़िंदगी से महरूम कर दिया। आप तो बहुत सोशल वर्क करती रही हैं नानू। क्या आप ये छोटी सी बात नहीं समझ सकती कि? नानू ने इस बार कुछ गुस्से के आलम में उसकी बात काट दी। तुम जो चाहे कहो, मुझे मरने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो चंद घंटों में जो मैंने परसों रात तुम्हारे इंतज़ार में गुजारे थे, उनकी तकलीफ़ भी किसी कत्ल से कम नहीं थी। ये चारों बेगुनाह तो नहीं मारे गए, मगर उनके जुर्म की सज़ा कम से कम मेरे नज़दीक मौत नहीं थी। और फिर इस तरह की मौत के 4 इंसानों को किसी ट्रायल के बगैर उठाकर मार दिया जाए। वो नानू की जज्बातियत से मुतासिर हुए बगैर बोली। ये पुलिस स्टेट तो नहीं है जहाँ किसी को भी पकड़कर उसके जुर्म की संगीनी और नोयत का अंदाज़ा किए बगैर शूट कर दिया जाए। तुम्हें उन चारों से इतनी हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं ये जानती हूँ कि उन चारों को पुलिस ने वाकई कत्ल किया, वो किसी पुलिस मुकाबले में इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर मैं उनसे हमदर्दी क्यों ना जताऊँ? जब मैं ये भी जानती हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से इस तरह मारे गए हैं। नानू एकदम उठ खड़ी हो गई। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, वो तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से मारे गए। ऐसे लोगों के साथ यही होता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी वजह से नहीं तो किसी और की वजह से मारे जाते, मगर मारे ज़रूर जाते। वो कहकर लाउंज से निकल गई। वाज़े तौर पर वो अलीज़ा के साथ किसी मज़ीद बहस से बचना चाहती थी। वो पलकें झपकाए बगैर उन्हें कमरे से निकलते देखती रही। वो नानू के जाने के बाद वो बेबसी से सोफ़े पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके कानों में बार बार उस रात अब्बास की गुफ्तगू गूंजती रही, और याद आने वाला हर जुमला उसके गम व गुस्से में इजाफा करता रहा। शाला ने कुछ देर बाद एक बार फिर फ़ोन किया था, और अलीज़ा ने दूसरी तरफ से शाला की आवाज़ सुनते ही कहा, शाला, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम थोड़ी देर के बाद मुझे रिंग करना। शाला कुछ हैरान हुई। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो तुमसे बात नहीं कर सकती।
उसने फ़ोन का रिसीवर पटक दिया। वो खुद नहीं समझ सकी थी कि उसे शैला पर इतना गुस्सा क्यों आया था। वो कुछ देर उसी तरह अपने अगले इक़दाम के बारे में सोचती रही। फिर उसने एक बार फिर आवाज़ को फ़ोन किया। ऑपरेटर ने पहले वाला जवाब दोबारा दोहराया। वो मीटिंग में है, कब फारिग होंगे इसके बारे में पता नहीं, आप मैसेज छोड़ दें। अलीज़ा ने कोई पैगाम छोड़ने के बजाय फ़ोन बंद कर दिया और अब्बास के मोबाइल पर कॉल करने लगी। मोबाइल ऑफ था। उसने उमर के मोबाइल पर नंबर मिलाया। उमर का मोबाइल भी ऑफ था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उमर आखिर इस वक्त कहाँ था? वो जानना चाहती थी। पिछली दोपहर अब्बास के साथ था, ये वो जानती थी। और क्यों था? अब वो अंदाज़ा कर सकती थी। वो यकीनन अब्बास के साथ इस सारे मामले के बारे में बात कर रहा होगा। मेरी तरह उसे भी शौक़ लगा होगा और वो शायद कल ही ये सब कुछ जान गया था, इसीलिए वो वापस जाने के बजाय लाहौर में ठहर गया था। उसने यकीनन अब्बास से अपनी नाराज़गी का इजहार किया होगा, उसे बताया होगा कि उसने कितना गलत काम किया है। वो ज़रूर इस सारे मामले के बारे में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगा। कम अज़ कम इस बार वो अब्बास को बचने नहीं देगा। इस तरह जिस तरह अंकल अयाज शहबाज को कत्ल करवाने के बाद बच गए, इस बार तो उमर के पास हर सबूत मौजूद है। मैं गवाही दूंगी, फिर यह मुमकिन ही नहीं है कि अयाज अंकल की बेटी को सज़ा ना मिले। वो लाउंज में बैठी सोच रही थी, मगर उमर कहाँ है? उसे मोबाइल तो ऑफ़ नहीं करना चाहिए था। मुझे फ़ोन करना चाहिए था उसे, मुझसे बात करनी चाहिए। ये तो वो जान ही गया होगा कि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हर चीज़ मुझे पता चल गई है। उसे एहसास होना चाहिए था कि मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। वो बुरी तरह झुंझला रही थी जब फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। जस्टिस न्याज बहुत गुस्से में थे और उनका गुस्सा वजह है। चीफ जस्टिस साकिब शाह इस वक्त फ़ोन पर चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अगर किसी के बेटे को घर से इस तरह उठाकर मार दिया जाए, और वो भी हाई कोर्ट के एक जज के बेटे को, तो फिर एक आम शहरी के साथ आपकी ये पुलिस क्या करती होगी? चीफ मिनिस्टर ने उनके लहजे की तलखी सब महसूस की। शाह साहब, मैं इस वाक़े पर किस कदर शर्मिंदा हूँ मैं बता नहीं सकता। साकिब शाह ने उनकी बात काट दी। खाली शर्मिंदगी से तो कुछ नहीं होगा। मैंने इंक्वायरी शुरू करा दी है। जैसे ही साकिब शाह ने एक बार फिर उनकी बात काटी। कैसी इंक्वायरी? पुलिस ने उसको मारा है और आप पुलिस के हाथों ही इंक्वायरी करवा रहे हैं। आपका ख्याल है कि पुलिस सच सामने ले आएगी? ठीक है, पुलिस की बजाय किसी जज से करवा लेते हैं। आप नाम तजवीज़ कर दें, मैं ऑर्डर इशू कर देता हूँ। चीफ मिनिस्टर ने फ़ौरन तजवीज़ पेश करते हुए कहा। आप कमीशन पे कमीशन बिठाए जाएं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे। इस बार साकिब शाह की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। शाह साहब, आप गुस्सा ना करें, आप बताइए कि मैं क्या करूं, किस तरह मदद कर सकता हूं। चीफ मिनिस्टर ने अपनी आवाज़ कदरे मध्यम करते हुए कहा। चीफ जस्टिस न्याज का मुतालबा क्यों नहीं मानते आप? कौन सा मुतालबा? अब्बास हैदर की मुअत्तली का। उन्होंने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मेरा तो वो फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, ना ही मुझे अपने घर आने की इजाज़त दे रहे हैं। मेरा पीए 2 घंटे लगातार उनकी मिन्नत समाजत करता रहा कि वो मेरा फ़ोन अटेंड कर लें या फिर मुझे अपनी खिदमत में हाजिर होने का मौका दें। मुझे भी अफसोस है उनके बच्चे की मौत का, और मैं चाहता था कि खुद उनकी फैमिली से मुलाकात करूं, उनके घर जाऊं, मगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आएगा तो गेट के बाहर खड़ा रहेगा, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूँगा। आप खुद सोचिए कि ये कोई तरीका है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करने का? चीफ मिनिस्टर ने पहली बार कदरे बुलंद आवाज़ में जस्टिस न्याज के रवैये की शिकायत की। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। आप ये भी तो देखिए कि उनका जवान बेटा मार दिया है आपकी पुलिस ने। साकिब शाह ने फ़ौरन जस्टिस न्याज की तरफदारी करते हुए कहा। ठीक है, मानता हूँ वो गुस्सा में है, मगर ये सब कुछ उन्हें प्रेस के सामने तो नहीं कहना चाहिए था। 4 अखबारों ने आज इसी खबर को उन्हीं के अल्फाज के साथ फ्रंट पेज पर हेडलाइन बना दिया है, जस्टिस न्याज का चीफ मिनिस्टर से मिलने से इनकार। आप खुद सोचिए इंतज़ामिया पर क्या असर होगा इस हेडलाइन का। साकिब शाह ने उसकी बात एक बार फिर काट दी। जस्टिस न्याज ने आपसे मिलने से तब इनकार किया था जब आईजी ने अब्बास हैदर को मुअत्तिल करने से इनकार कर दिया था। ना सिर्फ उससे इनकार किया बल्कि उसे बेगुनाह भी करार दिया। मेरे कहने पर भी आईजी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि इम्तनान सदीकी ने उससे जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो अब्बास हैदर ने एक कारनामा किया है। बरवक्त कार्रवाई से उसने एक पूरे ख़ानदान की जान बचाई है। जब मैंने कार्रवाई पर इसरार किया तो आईजी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से बात कर लें या चीफ मिनिस्टर से। अगर ऊपर से ऑर्डर्स आ जाए तो मैं अब्बास को मुअत्तिल कर दूंगा। साकिब शाह गुस्से में बोल रहे थे। और चीफ सेक्रेटरी 2 घंटे पहले सर्विसेज हॉस्पिटल के
कार्डियक यूनिट में दाखिल हो गया है। उसके पीए के मुताबिक उसे दिल की तकलीफ शुरू हो गई है और उसने 2 हफ्ते की मेडिकल लीव मांग ली है। डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक 2 हफ्ते के बाद जब सारा मामला ख़त्म हो जाएगा तो वो फ़ौरन सेहतयाब होकर सर्विसेज से बाहर आ जाएगा। और आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि जस्टिस नियाज़ ने ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं। शाह साहब, जस्टिस नियाज़ साहब का मुतालबा मुझ तक पहुंचा था, आईजी ने बताया था मुझे, लेकिन तहकीक के बगैर मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कैसे मुअत्तिल कर सकता हूँ। आईजी ने तो मुझ पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, जिस तरह आपने और जस्टिस नियाज़ ने उनसे बात की। उन्होंने कहा था कि आप पुलिस के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। शिकायत की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए, जब ठीक करने की कोशिश की जाए तो फिर ऊपर से इस तरह का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। साकिब शाह को उनकी बात पर और गुस्सा आया। आईजी के बयान की आपके नज़दीक हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस से ज़्यादा अहमियत है? ऐसी बात नहीं। साकिब शाह ने उनकी बात नहीं सुनी। जस्टिस नियाज़ के मासूम बेटे को उसके घर से उठाकर कत्ल करने के बाद आपकी पुलिस कहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रही है। हाई कोर्ट के जज के बेटे को मारने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर मुश्किल में फंस गए। आप मेरी बात नहीं समझे शाह साहब। मैं तो आईजी का बयान दोहरा रहा था आपके सामने। मैंने तो नहीं कहा कि मैं उन्हीं का बयान ठीक है। हो सकता है उनके पास भी सही मालूमात ना हो। आईजी के पास सही मालूमात ना पहुंचे, ये मुमकिन नहीं है। तो वो कैसे एक सुबह संभालेगा? फिर तो उसको भी उतारना चाहिए। इससे बेहतर शख्स ले आइए इस पोस्ट पर। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ। नहीं, आप मेरे गुस्से को समझ ही नहीं सकते। आप अपनी इंतज़ामिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा गुस्सा किसी फ़र्द का गुस्सा नहीं है, सारे जजेस नाराज़ हैं। आप जस्टिस के बेटे को मारा है आज, कल मेरे बेटे को उठाकर ले जाएंगे आप लोग। अभी तो 24 घंटे ही गुजरे इस वाक़ये को, इतनी जल्दी नताइज अक्स मत करें। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें टोका। आप आवाज़ को मुअत्तिल कर दें। मैं कोई नतीजा अक्स नहीं करता। आप उसे मुअत्तिल नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बेबसी का पहली बार इजहार किया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो होम सेक्रेटरी का बेटा है। बात सिर्फ एक होम सेक्रेटरी की नहीं है, वफाकी और सूबाई सतह पर ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हिस्सा है। उसके साथ अब अब्बास की बहन कोर कमांडर के बेटे के साथ ब्याही हुई है। अब्बास की बीवी का चचा वफाकी हुकूमत में वज़ीर है। वो कोई आम सिविल सर्वेंट तो है नहीं जिसे मैं उठाकर बाहर फेंक दूँ। आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। आप भी मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस के तौर पर अपने मतहत काम करने वाले जजेस के साथ होने वाली किसी ज़्यादती पर एक्शन लेना मेरा फ़र्ज़ बनता है। साकिब शाह की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। जस्टिस नियाज़ ने बाकायदा मुझसे शिकायत की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खुद फ़ोन करके मुझसे इसी सिलसिले में बात की है। मैं समझता हूँ सब कुछ। शाह साहब, आप जस्टिस नियाज़ को थोड़ा समझाइए। अब्बास के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवा देते हैं, मगर मुअत्तिल करना मुमकिन नहीं है। उसके बाप ने बात की है मुझसे। कल वो लाहौर आ रहा है तो उससे आमने सामने बात होगी। मैं उन कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स को मुअत्तिल कर देता हूँ जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फिर अगर इंक्वायरी में अब्बास के ख़िलाफ़ कोई सबूत मिल गए तो एक्शन लेने का कोई जवाज़ तो होगा पास। अभी अगर उसको मुअत्तिल कर भी देते हैं और बाद में वो बेगुनाह साबित हुआ तो मेरी वज़ारत आला चली जाएगी। इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आप जस्टिस नियाज़ को समझाइए, उनसे बात करें, बल्कि वो कल मेरे घर आ जाएं। वहाँ अयाज़ हैदर और अब्बास को भी मुलाकात करवा दूँगा। आमने सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। साकिब शाह खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। मैं जस्टिस नियाज़ तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। जहां तक समझाने का ताल्लुक़ है तो ये काम मैं नहीं कर सकता। आप इस सिलसिले में ख़ुद उनसे बात करें। आपने इंक्वायरी के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें याद दिलाया। मैं पहले जस्टिस नियाज़ से बात कर लूँ, इसके बाद ही इस सिलसिले में आपको कोई नाम दे सकूँगा। अगर उन्होंने आपकी पेशकश मान ली तो ठीक है, वरना फिर मैं किसी का नाम तजवीज़ नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने साफ लफ्ज़ों में कहा और फिर इख्तितामी कलमात कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। ओह माय गॉड, कितने जालिम लोग हैं यार ये। अब्बास ने चारों को कत्ल कर दिया। मैंने सोचा था कि शायद जिसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा होगा ना, उसको कत्ल करेंगे। ठीक है, वो जज का ही बेटा, उसी का ही रोला डला हुआ है, लेकिन फिर भी यार उन चारों को कत्ल कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर वो लड़की अलीज़ा उनके हाथ लग जाती, उन्होंने उसके साथ कोई अच्छा तो करना नहीं था, उसका के साथ बुराई करते, जाहिर सी बात है अच्छाई की तो उम्मीद हम रख ही नहीं सकते। हो सकता था बात इस हद तक बढ़ जाती कि उसको कत्ल ही कर देते।
तो फिर उसके बाद जो अब इन्होंने कार्रवाई की है, तौबा तौबा यार, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। ये बड़े लोग तो बात बात पर कत्ल कर देते हैं यार, छोटी छोटी बात पर। मतलब ठीक है, कार्रवाई कर लेते, हुआ तो नहीं ना, उसके साथ कुछ हुआ नहीं, गलत नहीं हुआ, वो बच गई, वो भाग गई, उसने थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ किया। नहीं तो अगर वो खुद हवास भागता, यार सिचुएशन ऐसी होती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता जब आप अकेले हो, रात का वक्त हो, कोई इर्द गिर्द नहीं हो, और फिर आगे 4 लड़के हों, ठीक है। तो समझदार इंसान या समझदार लड़की भी मतलब उसको भी समझ नहीं आती, और फिर वो तो है ही झल्ली सी, वो तो पहले ही मतलब बेचारी इतनी है, उसकी एक पेरेंट्स के साथ इस तरह का है, और फिर वो इतनी भी कॉन्फिडेंट लड़की नहीं है कि कहा जाए कि वो हर मुश्किल में डट सकती है, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तो वो बेचारी, उसने जिस तरह से खुद को किया है और वो सारा कुछ, वो भी एक काबिल सताइश है। लेकिन खैर यार, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, मैंने इतने ख़तरनाक लोग भी पहली दफ़ा पढ़े हैं यार। बहुत अच्छा नावल है, इतना रियलिस्टिक नावल है ना, मतलब आप इसमें कह ही नहीं सकते कोई झोल है। बहुत अच्छा लिखा है उमैर अहमद ने, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और इनको मतलब यार, ये नावल पर स्ट्राइक भेज देती हैं, ये बहुत बुरी बात है इनकी, बाकी सब अच्छा है। खैर, मिलते हैं अब इसकी अगली एपिसोड में, और मैं आप लोगों को इस नावल के थ्रू ये भी बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों को जो अगली एपिसोड्स, कुछ एपिसोड्स नहीं, मैं लिंक दिया करूँगी, मैं फिर बताऊँगी कि आज के बाद आपको उधर ही एपिसोड मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तक तो आप लोगों को इधर ही मिल रही हैं, आप लोगों को वहाँ पर मैं बता दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर सुन सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अपलोड मैं इसी चैनल पर कर दिया करूँगी, लेकिन प्राइवेट रखा करूँगी, लिंक आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ना तो कोई मैं ऐसा कोई प्राइवेट बना सकती हूँ कि मैं आप लोगों को वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ कि भाई आओ और मैं लूँ, इतना कोई नहीं कर सकती। हाँ, टेलीग्राम का मैं बना सकती हूँ, वहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट बनाएं, मुझे फॉलो करें, और वहाँ पर मैं आप लोगों को लिंक दे दिया करूँगी, तो आप लोग यहाँ पर आकर सुन सकते हैं, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। नावल बहुत ज़बरदस्त हो गया, और मुझे क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि आगे क्या होना है, और मुझे लग रहा है कि उमर को पता है, उमर भी साथ मिला हुआ है, उमर ने खुद कत्ल करवाया है, मुझे लग रहा है, पता ही मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन ये हमें बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।